Hello students, welcome to Fascinating Physics. Now it is my first lecture on gravitation. Okay, तो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे आज ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे पहले है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब when a body is placed in free space then the space is modified by the properties of that body। जब हम एक बॉडी को प्लेस्ड करते हैं किसी भी फील्ड में, जब हम लोग किसी बॉडी को प्लेस्ड करते हैं तो वो एक स्पेस में रहता है। ओके, मान लीजिए एक चार्ज है। ओके, ई चार्ज है। उस चार्ज को हम लोग लाके इस पोजीशन में रखें और इस जिस पोजीशन में रखें इसके चारों तरफ क्या है, स्पेस है। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से ये जो स्पेस है ये क्या हो गया, मॉडिफाइड, मतलब चेंज हो गया। पहले जो भी प्रॉपर्टीज़ था इस स्पेस का अब वो चेंज हो गया, मॉडिफाइड हो गया। किस लिए, इस चार्ज के आने के वजह से चेंज हो गया। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के वजह से चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडिफाइड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट बॉडी। If a charge is placed in the space, then the space is modified by that charge and it creates a electric field। और मॉडिफाइड होने की वजह से ये क्या क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। हम लोग बोलते हैं ना हम लोग बोलते हैं जब कोई चार्ज है तो वो चार्ज के चारों तरफ एक क्या है हो रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए चार्ज यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो कुछ आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो भी कुछ आएगा। लेकिन हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस में अगर निकालेंगे तो वहाँ पे जीरो होगा। तो यहाँ पे इसके आसपास में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है। मतलब इसके आसपास में जो भी स्पेस है वहाँ पे एक फील्ड आ गया है। मतलब पहले खाली स्पेस था, कोई फील्ड नहीं था, लेकिन इस चार्ज के आने से वो जो स्पेस है वो मॉडिफाइड होके एक फील्ड में परिणत हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे कोई फील्ड आ गया है, किसकी वजह से, चार्ज को लाने के वजह से। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को लाए इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किया। इसी तरीके से अगर हम लोग एक मैग्नेट मतलब एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रख देंगे, जैसे एक चुंबक होता है ना, मैग्नेट को लाके अगर रख देंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई खाली वस्तु मतलब कोई भी मास बॉडी को रख देंगे जिसका कुछ न कुछ मास हो, अगर उस बॉडी को यहाँ पे लाके रख देंगे तो चारों तरफ पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होगा। अगर चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, अगर मैग्नेट को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और अगर नॉर्मल मास ऑब्जेक्ट को, कोई भी मास रहने वाले बॉडी को अगर रखेंगे तो वो क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो वो है तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ओके, तो यही है ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड वही हम किसी भी मास बॉडी के वजह से क्या आ जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पहले भी पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो कि हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे और एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। और हम बताए, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी मास है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। उस बॉडी को यहाँ पे ला के रखे, ठीक है, बॉडी यहाँ पे ला के रखे तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो जाएगा। किसकी वजह से, इस मास के वजह से, इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू सेम फील्ड्स। और हमेशा इंटरेक्शन होता है दोनों फील्ड के वजह से, अगर फील्ड दोनों सेम हो तो। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस चार्ज के वजह से और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ इस मास के वजह से, तो इन दोनों में इंटरेक्शन नहीं होगा।
सेम होना चाहिए दोनों फील्ड, तभी इंटरेक्शन होगा। अगर ये इन दोनों के बीच में दोनों चार्ज हैं तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। ओके, अब देखिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड आया है, अब हम लोग उसका इंटेंसिटी निकालेंगे या फिर स्ट्रेंथ निकालेंगे। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ किसका? उस ग्रेविटेशनल फील्ड का। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे आता है? कोई भी मास बॉडी के चारों तरफ जो भी हम लोग फील्ड पाएंगे वो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और वो फील्ड का इंटेंसिटी कितना है? इंटेंसिटी मतलब कितना इंटेंस है वो, वहाँ पे कितना ज़्यादा फील्ड है, ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, फील्ड का जो अमाउंट है तो उसको चेक करने के लिए इंटेंसिटी निकाला जाता है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी एट दैट पॉइंट टू दैट मास। तो ग्रेविटेशनल जो इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट में, वो क्या है? इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स। वो किसका किसका रेशियो है? वो इंटेंसिटी, वो रेशियो है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। वो बॉडी, जिस बॉडी के लिए फील्ड आया हुआ है, वो बॉडी कितना फोर्स जिस पॉइंट में निकाल रहे हैं उस पॉइंट में मान लीजिए कोई भी एक यूनिट मास लाएंगे। ठीक है, यूनिट मास हो और वो यूनिट मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किसके वजह से? इस मेन जो मास ऑब्जेक्ट लिया गया है इसके वजह से। ये जो छोटा सा यूनिट मास है इस पॉइंट में, जिस पॉइंट में निकालेंगे उस पॉइंट में हम लोग यूनिट मास कंसिडर करेंगे। ओके, याद रखिए, जिस पॉइंट में भी हम लोग इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे हम लोग हमेशा उस पॉइंट में एक यूनिट मास, यूनिट मतलब 1 kg होना चाहिए, 1 ग्राम होना, यूनिट मतलब 1। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 1 ग्राम का मास रख दिए। ठीक है, 1 ग्राम मास या फिर 1 kg मास रख दिए जिस पॉइंट में निकालना चाहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कोई भी मास अगर रख रहे हैं तो इस मास इन दोनों के बीच में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन मतलब हम लोग जानते हैं दोनों मास के बीच में फोर्स भी आता है। कौन सा फोर्स आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा यूनिट मास है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस बड़े मास के वजह से? तो वो फोर्स बाय मास ऑफ दैट पॉइंट, यूनिट मास, नीचे उसका मास, उस यूनिट मास जो है उसका मास। तो वो कितना यूनिट मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिवाइडेड बाय उसका अपना मास। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो देगा इंटेंसिटी। किस पॉइंट में? उसी पॉइंट में। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? रेशियो है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी इस पॉइंट में या फिर यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जिस पॉइंट में निकालेंगे वहाँ पे हम लोग एक यूनिट मास कंसिडर करेंगे। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर दैट यूनिट मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट यूनिट ऑब्जेक्ट, यूनिट मास। अब देखिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे डेराइव करके। डेराइव करके कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालेंगे। इस पॉइंट में इस मास के फील्ड में कितना इंटेंसिटी है निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट मास कंसीडर किए जिसका मास है स्मॉल m। तो अब ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है हम लोग पहले वो निकालेंगे, फोर्स। इफ़ वी फोर्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि फोर्स निकालेंगे तभी तो यहाँ पे पुट करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा इंटेंसिटी का। तो इसके लिए हम लोग को फोर्स चाहिए तो हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं। इफ़ वी प्लेस ए बॉडी ऑफ मास m, अब अगर हम लोग एक बॉडी जिसका मास स्मॉल m है 8p प्लेस किए, मतलब रखे, खुद से रखे, यहाँ पे जिस पॉइंट में निकाल रहे हैं वहाँ पे हम लोग प्लेस किए एक मास को, और वो जो फोर्स उसके ऊपर जो फोर्स गिर रहा है किसकी वजह से? द फोर्स ऑन इट ड्यू टू
बिगर बॉडी, ओके, बिगर बॉडी जिसका मास कैपिटल एम है, उसकी वजह से जो फोर्स है वो फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू, फोर्स हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इंटू जिन दोनों के बीच में फोर्स है उन दोनों का मास, एक का मास है कैपिटल एम, एक का मास है स्मॉल एम, बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर, आर का स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। किसी भी दो बॉडी के बीच में फोर्स का फॉर्मूला यही होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F बाय एम। एफ है G कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर बाय स्मॉल एम। अब इसमें हम लोग स्मॉल एम डिवाइड कर दिए, F बाई एम है ना, तो फोर्स है, फोर्स में हम लोग स्मॉल एम डिवाइड किए, एम कट गया, कितना बचा G एम बाय आर स्क्वायर, G एम बाय आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो कैसे आया इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इसी तरीके से किसी भी बॉडी का आप लोग निकाल सकते हैं इंटेंसिटी, ओके। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अब हम पढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क डन इन, तो एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो है टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग बॉडीज टुगेदर इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कितना वर्क डन होता है असेंबल करने में, किसको असेंबल करने में, कि टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग बॉडीज टुगेदर इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। मतलब किसी बॉडी को, मतलब एक सिस्टम में मान लीजिए दो बॉडी है, ठीक है, जैसे एक सिस्टम है और यहाँ पे दो बॉडी है, और इन दोनों बॉडी को किसी भी प्लेस में क्या करने को, किसी भी, मतलब ये बॉडी मान लीजिए इधर है और ये बॉडी मान लीजिए उस तरफ है, और इन दोनों को आर डिस्टेंस में रखना है। मान लीजिए बॉडी कहाँ है, इस तरफ है, और ए वाला बॉडी इस तरफ है, और इन दोनों को, इसको ले आए यहाँ पे, इसको ले आए यहाँ पे, तो और आर डिस्टेंस में इन दोनों को रखा गया, ओके। तो अब ये दोनों को आर डिस्टेंस में रखने के लिए कोई वर्क डन भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी इतने डिस्टेंस में था, तो यहाँ से लाए तो कुछ वर्क इसके लिए हुआ, और इस बॉडी को वहाँ से लाए, तो जितना वर्क हुआ इन दोनों बॉडी को प्लेस करने में इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस एट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, देन द ग्रेविटेशनल, देन जितना भी वर्क डन होता है उसको क्या कहा जाता है, उस वर्क डन को कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसका, इस सिस्टम का। तो पहले हम लोग देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, इज नथिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन टू असेंबल बॉडीज इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। किसी भी बॉडी को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में प्लेस करने को क्या कहा जाता है, वो जितना भी वर्क डन होता है उस वर्क डन को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक टू मास वाला सिस्टम लिए, एक सिस्टम लिए जिसमें दो मास है दो मास है, एक बॉडी यहाँ पे है और एक बॉडी यहाँ पे है जो कि आर डिस्टेंस में है। अगर इस बॉडी को हम लोग पी पॉइंट में ले जाएंगे तो वो दोनों एक्स डिस्टेंस में रहेगा, अगर क्यू पॉइंट में लाएंगे तो वो डी एक्स डिस्टेंस आएगा। पी पॉइंट में अगर रहेगा तो एक्स डिस्टेंस में रहेगा, और पी से क्यू को लाएंगे तो डी एक्स डिस्टेंस हम लोगों को आना पड़ेगा। किस तरफ, इस तरफ, राइट के तरफ, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लेट पी बी द पोजीशन ऑफ M2। मान लीजिए जो P है वो क्या है, पोजीशन है किसका, M2 का। ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिंग अपॉन इट इज, मान लीजिए M2 मास, ध्यान दीजिए बात पे, ये जो M2 मास है मान लीजिए ये P पॉइंट पे है, यहाँ पे नहीं है, वो M2 मास P पॉइंट में है, और A यहाँ पे है, M1 मास यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स बिल्कुल आएगा, दोनों मास बॉडी के बीच में फोर्स आएगा तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, हम लोग नीचे लिखेंगे, वो कितने डिस्टेंस में है, अगर P पॉइंट में है तो x डिस्टेंस में है, अगर x डिस्टेंस में है तो दोनों का मास क्या है, M1 और इसका मास M2। तो अब हम इन दोनों के बीच में फोर्स लिखेंगे P पॉइंट में जब रहेगा तब। तो जब P पॉइंट में रहेगा तो हम लोग फोर्स लिख रहे हैं F इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 बाय x डिस्टेंस में है x का स्क्वायर, ये फोर्स आ गया P पॉइंट के लिए।
अब हम लोग P पॉइंट से Q पॉइंट में उस बॉडी को लाएंगे, किसको, M2 को लाएंगे। तो बिल्कुल कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं। P पॉइंट से हम लोग M2 को यहाँ पे है, M2 को हम लोग यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, dx डिस्टेंस मूव करवाएंगे। कितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक dx डिस्टेंस मूव करवाएंगे। और मूव करवाने के लिए हम लोग को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क डन, वो है dw। कितना वर्क डन, dw वर्क डन करना पड़ेगा टू डिस्प्लेस करने के लिए M2 को फ्रॉम P टू Q, P से Q को आने के लिए, और वो वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, उस पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा था, जी M1 इंटू M2 बाई एक्स स्क्वायर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और दोनों चीज़ इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब फोर्स भी इधर ही था। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होता है, दोनों को ज्वाइन करने वाले डायरेक्शन में ही ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एफ डी एक्स इंटू कोस, दोनों के बीच में एंगल एफ और डी एक्स के बीच में वो है 0 डिग्री, कोस 0 मतलब 1। और डी डब्ल्यू कितना आ गया, एफ डी एक्स, डी डब्ल्यू मतलब छोटा सा वर्क डन जो किए हैं पी से क्यू को आने के लिए। एफ हम लोग पुट कर दिए, वाला फॉर्मूला जी M1 इंटू M2 बाई एक्स स्क्वायर, डी एक्स रहा, तो ये फॉर्मूला आ गया डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल वर्क डन, छोटा वर्क डन। डी लगा हुआ है मतलब एक छोटा वर्क डन पी से क्यू में आने के लिए। अब देखिए हम लोग यहाँ फिर से कह रहा है, क्या कह रहा है, मान लीजिए यू पोटेंशियल एनर्जी है इन असेंबलिंग द टू बॉडीज एट सेपरेशन ऑफ आर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकालते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी मास ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में प्लेस करने के लिए जितना वर्क डन होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और निकाला जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो मास सिस्टम है, 2 मास वाला है, एक है, तो बोल रहा है कि कितना एनर्जी खर्च होगा अगर इन दोनों मास को हम लोग आर डिस्टेंस में रखेंगे, ना ही पी में रखेंगे और ना ही क्यू में रखेंगे। हम लोग इन दोनों को आर डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस में अगर रखेंगे, कहाँ से लाके, इनफाइनाइट से लाके। ए मान लीजिए इनफाइनाइट में है और ए वाला भी इनफाइनाइट में है, इन दोनों को इनफाइनाइट से लेके आर डिस्टेंस में रखेंगे तो कितना एनर्जी खर्च हो, अगर इतने के लिए खर्च हो रहा है, कितना एनर्जी खर्च हो रहा है इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए, पी से क्यू को लाने के लिए, पी से क्यू को लाने के लिए छोटा सा वर्क डन हुआ, वर्क डन ही एनर्जी है, याद रखिए, पहले बताए थे डेफिनेशन में कि दोनों बॉडी को लाने के लिए जितना भी वर्क डन हो रहा है, दोनों बॉडी या फिर 3-4 कुछ भी बॉडी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि 2 बॉडी, ये 2 बॉडी का ही सिस्टम लिया गया है। तो बॉडीज को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में लाने के लिए जो भी वर्क डन होता है वो उसका ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है। तो ये जो है छोटा सा वर्क डन है, छोटे से डिस्टेंस के लिए था, लेकिन अब हम लोग एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाएंगे एक आर डिस्टेंस में, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा वर्क डन, या फिर आप मान लीजिए एनर्जी, एनर्जी है यू और डब्ल्यू है वर्क डन, दोनों एक ही चीज़ है। लाएंगे तो वर्क डन होगा और वर्क डन होने की वजह से उनके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगा। तो ये वर्क डन निकलेगा या फिर ये एनर्जी निकलेगा कैसे, इसको अगर हम लोग पहले बता चुके हैं, छोटा सा डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल करने के लिए अगर डी डब्ल्यू वर्क डन हो रहा है, अगर पूरा बड़ा डिस्टेंस इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। इस इंटीग्रेशन मतलब सम करता है, छोटा सा वर्क डन अगर डी डब्ल्यू हो रहा है और थोड़ा करने के लिए डी W1 W2 W3 W4 इसी तरीके से सारे को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो पूरा वर्क डन देगा। तो पूरा वर्क डन के लिए लिमिट हमेशा इम्पोर्टेंट होता है इंटीग्रेशन में। वेरिएबल कौन है यहाँ पर, चेंज कौन हो रहा है, डी एक्स है, दिख रहा है आपको, डी जिसके आगे लगा है वही वेरिएबल है, एक्स जो है डिस्टेंस यहाँ पे वेरिएबल है। तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है हम पहले बता चुके हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, इनिशियल डिस्टेंस दोनों का इनफाइनाइट है, इनिशियल डिस्टेंस ए भी इनफाइनाइट में है और ए भी इनफाइनाइट में है, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, इनिशियल, नीचे इनिशियल वैल्यू पुट होता है इंटीग्रेशन में, वो है इनफाइनाइट, कितने डिस्टेंस में लाना है, आर डिस्टेंस में। आर डिस्टेंस मतलब समझ में आ रहा है, ये देखिए आर डिस्टेंस में दोनों को लेके आना है। तो इनिशियल जो पोजीशन है वो है इनफाइनाइट और फाइनल पोजीशन है आर दोनों का। तो लाने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन किए, कांस्टेंट जो है वो बाहर आ गया, जी M1 M2 dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो एक्स टू द पावर -2 इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है, -2 + 1 बाई -2 + 1 लिमिट इनफाइनाइट टू आर,
1/x हो गया इसका वैल्यू, माइनस बाहर चला गया, इन्फाइनाइट टू आर। अब हम लोग पहले पुट किया अपर लिमिट आ गया 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इन्फाइनाइट। ठीक है, 1/इन्फाइनाइट मतलब 0 हो गया, समथिंग बाई इन्फाइनाइट का वैल्यू 0, तो खाली बचा 1/r। तो फॉर्मूला आ गया -G m1 × m2/r। एक इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ए। अब हम लोग किसी भी डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नीचे डिस्टेंस का वैल्यू पुट कर देंगे तो। अब देखिए नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है बॉडी के बीच में वो क्या है, एट्रैक्टिव है। फोर्स जब एट्रैक्टिव होता है तो वो नेगेटिव होता है, उस नेगेटिव फोर्स की वजह से जो एनर्जी है वो भी नेगेटिव आ रहा है, बस यही इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए अब हम लोग इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे तो ऐसे यूज हुआ। अगर हम लोग इनफाइनाइट से ना ला के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से लाएंगे तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये दोनों बॉडी हैं और इन दोनों बॉडी को कहाँ से लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो, मतलब बॉडी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। मतलब वही इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 वही सेम ही रहेगा दोनों बॉडी के लिए, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए जब ये बॉडी मान लीजिए पी पॉइंट में था तो कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी इन लोगों के लिए आएगा, इतने डिस्टेंस में रहेंगे, कितने डिस्टेंस में, r1 डिस्टेंस के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और उस बॉडी को पी से लेके हम लोग मान ली क्यू में रखे तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा r2, और इस डिस्टेंस के लिए भी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगा, क्योंकि अब इनफाइनाइट में तो नहीं है ना कि कहाँ 0 हो जाएगा। अगर दोनों बॉडी इनफाइनाइट में होते एक दूसरे से तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होता, लेकिन अगर पी पॉइंट में है, दिख रहा है आपको डिस्टेंस छोटा सा ही है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ आएगा। जब क्यू पॉइंट में रहेंगे तो r2 डिस्टेंस के लिए भी कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन, मतलब चेंज इन का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ पे आया, क्यू पे आया। फाइनल इन इस यहाँ पे जब था तब पोटेंशियल एनर्जी कितना था, माइनस यहाँ पे जब था तब पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो इस प्रकार अगर कोई केस रहे आपको चेंज इन निकालना पड़े, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का, तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, इस फॉर्मूला को इंटीग्रेट तो करिएगा, लेकिन इस फॉर्मूला को जैसे इंटीग्रेट करते हैं उसी तरीके से इंटीग्रेशन होगा, लेकिन लिमिट जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट से आर पुट हो रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिमिट कैसे पुट कर रहे हैं देखिए, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो सेम रहा। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर जो भी है वो इसी का इंटीग्रेशन किया गया है सेम, लेकिन जो लिमिट है वो हो जाएगा आपका नीचे पहला इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल कितना पॉइंट में था, यहाँ पे था पी था, पी मतलब r1 में है, दोनों का डिस्टेंस लिखना है नीचे, दोनों का डिस्टेंस कितना है r1, और फाइनल जब क्यू में आया तो दोनों का डिस्टेंस r2, फाइनल r1 r2। अब हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले आए, अभी इसको इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन करने के बाद r1 r2 पुट किए तो बस फॉर्मूला ए आ गया। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर कहीं बोले हो तो ये फॉर्मूला यूज करिए। अगर डायरेक्ट खाली पोटेंशियल एनर्जी अगर चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी बोले हो तो ये फॉर्मूला यूज करिए। अगर खाली डायरेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी भी सिस्टम का बोला हो तो इस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो भी डिस्टेंस दिया हो पुट कर सकते हैं। ओके तो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ओके थैंक्स टू ऑल।